हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 11th में केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो हम पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले एक डिफिनेशन है, परिभाषा है। रोअल्ड हाफमैन ने ये परिभाषा दी थी। रसायन विज्ञान अपने अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उसमें निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। यहाँ पे अणुओं का बात की गई है। तो अणु क्या होते हैं? अणु जैसे H2, O2, ये सब क्या है? अणु हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आप लास्ट क्लास में जाना है कि प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और उनमें परिवर्तन को आप देखते हैं। जैसे कि आप घरों में देख लीजिए, दूध से दही बनना, लंबे समय तक गन्ने का जूस रख देने से सिरका बन जाना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? परिवर्तनों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुत बार देखते हैं। ठीक है, दूध से दही कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही लंबे समय तक गन्ने के जूस रख देने से उसमें एसिटिक एसिड, वो क्या होता है? एसिटिक एसिड बन जाता है। उसमें ही बैक्टीरिया होते हैं, उसको क्या करते हैं? गन्ने के जूस को सिरका में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? बहुत ढेर सारे परिवर्तन हम अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुविधा के लिए हमने विज्ञान को विभिन्न शाखाओं जैसे रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया है। हमने विज्ञान को रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान और भूविज्ञान में वर्गीकृत किया है। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान। यहाँ पे रसायन विज्ञान की परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है। ये रसायन विज्ञान की परिभाषा है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। पहले यहाँ पे पहले आप विज्ञान को कितनी शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है ये लिख लीजिए, फिर इसके रसायन विज्ञान की परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का विकास। रसायन विज्ञान का विकास रसायन जैसा आज हम इसे समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया जाता, अपितु यह दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा। ये थी क्या? पारस पत्थर जो लोहे और तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता है। पारस एक पत्थर होता है जो कि लोहे और तांबे जैसी धातु जो होती हैं उनको सोने में बदल सकता हो। अमृत, जिसे अमृत प्राप्त हो, ये सब दो बातें हैं। पुरातन भारत में लोगों ने आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत से पहले अनेक वैज्ञानिकों ने तथ्यों की जानकारी दी थी, जिनका वह उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्र में करते थे। रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 CE में कीमिया या एल्कीमी और औषध रसायन के रूप में हुआ था। कीमिया मतलब सोना, औषध मतलब दवा के रूप में हुआ था। 1300 से 1600 CE में सोना और दवा के रसायन के रूप में हुआ था रसायन का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्कीमी परंपराओं के बाद आकार प्राप्त किया जो यूरोप में अरबों द्वारा लाई गई थी। यहाँ पे आप रसायन विज्ञान का विकास आप खुद से पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है?
क्या इम्पोर्टेंस है। विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं से अभिन्न रूप से जुड़ी है। जैसे कि रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्री के रूप में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। ठीक है, ये आप इसको कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। रसायन विज्ञान का हेडिंग डालेंगे, रसायन विज्ञान का महत्व, ये हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आप उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, ये सब लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन स्वास्थ्य सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको आप लिखते चलिएगा जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं। विभिन्न उर्वरकों जैसे जीवाणुनाशकों, कीटनाशकों की उत्तम किस्मों की उच्च स्तर पर उत्पादन इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि हम अपने खेतों में उर्वरकों को डालते हैं, ये सब रसायन विज्ञान से ही मिला है। जीवाणुनाशकों, किसी जीवाणु को मारने के लिए हम जीवाणुनाशकों का यूज करते हैं, ये एक दवा होती है। कीटाणु को मारने के लिए कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, ये भी एक दवा होती है। तो इससे हम खेतों में छिड़काव करते हैं, कीट को मारने के लिए, जीवाणु को मारने के लिए इसका छिड़काव करते हैं, इसको डालते हैं इस दवा को। तो ये क्या होते हैं, जीवाणु और कीटनाशक जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तब ये सारी उर्वरकों, जीवाणुनाशकों, कीटनाशकों का जो ये बना है, ये सब किससे बना है? रसायन विज्ञान से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधों के निष्कर्षण की विधियां बताता है और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। ऐसी औषधों के उदाहरण हैं जैसे कि कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियां। ये रसायन विज्ञान जो होता है ये दवाओं को भी बनाने में सहायता करता है। जैसे कि कैंसर की दवा जो होती है, क्या होती है? सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल, ये क्या है? कैंसर की दवा है। एड्स ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि जैसे एजिडोथाइमिडिन, ये क्या है? एड्स जिसको हुआ हो, ये रोग होता है वायरस से, ये उसकी दवा जो है रसायन विज्ञान से ही बनी है। और कैंसर की दवा सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल है। ये आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान के राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। रासायनिक सिद्धांतों की बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय, प्रकाशीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक, सिरेमिक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशीय फाइबर, तंतु जैसे पदार्थ संश्लेषित किए जा सकते हैं। रसायन विज्ञान न उपयोगी वस्तुएं जैसे कि अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने का उद्योग स्थापित करने में सहायता की है। यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं और रोजगार को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। जैसे उदाहरण स्वरूप क्या है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लेशन उत्पन्न करने वाले पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन
कार्बन CFC गैस, ये एक गैस होती है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन की एक लेयर होती है उसको तोड़ देती है। उसको हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं, ओजोन अवक्षय कहते हैं। इस गैस से ही होता है। सदृश पदार्थों की विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। ऐसी ही एक समस्या है जैसे कि ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन। ग्रीन हाउस गैसें क्या? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव विकास प्रक्रिया की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। ऐसी ही एक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। एक अच्छा रसायनज्ञ केमिस्ट बनने के लिए तथा ऐसी चुनौतियों को स्वीकारने के लिए रसायन की मूल अवधारणाओं को समझना आवश्यक है, जो कि द्रव्य की प्रकृति से आरंभ होती है। आइए हम द्रव्य की प्रकृति से प्रारंभ करें। तो हम चलिए पढ़ते हैं द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति। अपनी पूर्व कक्षाओं से आप द्रव्य शब्द से परिचित होंगे। द्रव्य मतलब पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वे द्रव्य कहलाती हैं। वे क्या? द्रव्य कहलाती हैं। हमारे आसपास, ये डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है? ये लिख लीजिएगा, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं। लिख लीजिएगा। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं, पदार्थ द्वारा बनी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं। ये सब क्या है? द्रव्य से बने हैं, पदार्थ से बने हैं। जो भी वस्तु होती हैं, सब जीव हो, कुछ भी हो, वो सभी पदार्थ से या द्रव्य से बने होते हैं। आप जानते हैं कि सभी का द्रव्यमान होता है। एक द्रव्यमान होता है, भार होता है, वेट होता है, और ये स्थान घेरती हैं। ये एक स्थान घेरती हैं। आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ये आप द्रव्य की परिभाषा लिख लीजिएगा और द्रव्य के जो भी उदाहरण दिए हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? उसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों में दर्शाया गया है। आप द्रव्य की परिभाषा लिखेंगे, फिर द्रव्य का उदाहरण लिखेंगे, फिर द्रव्य की अवस्थाएं लिखेंगे, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ठोस। यहाँ पे ठोस, ये है द्रव, ये है गैस। द्रव मतलब लिक्विड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं। जो ठोस होता है वो उसके जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। यहाँ पे फिगर में आपने देखा है ठोस का जो पार्टिकल है वो बहुत पास पास होता है, एकदम पास हो, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ऐसे ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं, ये हिलते डुलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, कि वो बहुत पास पास रहते हैं, इसलिए नहीं हिलते हैं। द्रवों में कण पास पास होते हैं
फिर भी ये गति करते हैं। द्रव जो होते हैं उनके कण जो होते हैं वो पास पास रहते हैं, फिर भी वो गति करते हैं, जबकि ऐसा ठोस में नहीं है। ठोस में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं लेकिन गति नहीं करते हैं। लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं, वे बहुत आसानी से और तेज़ी से गति करते हैं। और जो गैस होता है उसके कण जो होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं। गैस के कण जो होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे बहुत दूर दूर, ऐसे बहुत दूर दूर रहते हैं और वो गति करते हैं। क्या होते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए ठोस क्या है और द्रव और गैस क्या है। ठोस का निश्चित आयतन निश्चित आकार होता है। ठोस जो होता है उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, थोड़ा सा भी उनके बीच में गैप नहीं होता है, और वो उनका क्या होता है, एक निश्चित आयतन होता है। एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित आयतन होता है और एक निश्चित आकार होता है। ना ही वो हिलते डुलते हैं, ना ही गतिशील होते हैं, और ना ही दूर दूर होते हैं। उनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। ठीक है। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव का भी एक निश्चित आयतन होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव जैसे लिक्विड, उसका एक निश्चित आयतन होता है। जैसे 1 लीटर वाटर है तो उसका एक निश्चित आयतन है, लेकिन उसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। आप किसी भी बर्तन में पानी को रख देंगे तो वह उसी आकार में ढल जाएगा। जैसे ग्लास में रख रहे हैं तो उसका आकार ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर किसी थाली प्लेट में रख रहे हैं तो उसका आकार थाली और प्लेट के आकार का हो जाएगा। तो इसीलिए कहेंगे कि द्रव्य का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें आप उसको रखेंगे। जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का वो हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता। गैस जो होता है ना ही उसका आयतन निश्चित रहता है और ना ही आकार निश्चित रहता है। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें आप उसको रख देंगे। गैस जो होता है जिसमें भी आप जिस भी बर्तन में जिस भी पात्र में रख देंगे वो पूरे ही पात्र में फैल जाएगा। जैसे आप किसी छोटे से बोतल में गैस को भर रहे हैं तो पूरी बोतल में फैल जाएगा, पूरी बोतल में फैल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी पेंदी में रहे, नहीं, अगर गैस आप उसमें रख रहे हैं तो पूरे पॉट में वो फैल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं रहता है। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है आप जिसमें उसको रखेंगे। ठीक है। ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की इन 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। हम ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की इन तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस को एक दूसरे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस है जैसे बर्फ़ है, हमने बर्फ़ को गर्म किया, वो क्या हुआ, द्रव बन गया, पानी बन गया। बर्फ़ को हमने गर्म करके पानी बना दिया। फिर हमने पानी को गर्म किया, वो भाप बन के गैस बन गई, भाप बन के उड़ गई, गैस बन गई। ठीक है। फिर हमने गैस को, मान लीजिए हमने गैस को, भाप को ठंडा कर दिया। ठंडा कर दिया, जब भाप ठंडी हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, द्रव बन जाती है, पानी बन जाती है। फिर हमने पानी को ठंडा किया तो वो ठोस बन गया, मतलब बर्फ़ बन गया। तो हम इसको गर्म करके ताप और दाब द्वारा इसकी अवस्थाओं को एक दूसरे के रूप में चेंज कर सकते हैं। यही दिया गया था, यही इसमें लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है, सामान्यतः किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और द्रव को गर्म करने पर वह गैस और भाप में बदल जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वह द्रवित होकर द्रव बन जाता है, और अधिक ठंडा करने पर वह द्रव जमकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप बर्फ़ का एग्जाम्पल लीजिए, बर्फ़ का उदाहरण, कोई बर्फ़ है वो ठोस है, बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो वो
द्रव बन जाएगी, द्रव बन जाएगी, पानी बन जाएगी, और पानी को गर्म करेंगे तो वह गैस बन जाएगी। फिर इसके विपरीत, इसकी उल्टा क्या करेंगे हम, इसकी उल्टा क्या करेंगे, ये करेंगे कि हम गैस को ठंडा करेंगे, गैस को मतलब भाप को ठंडा करेंगे तो वो पानी बन जाएगी, द्रव बन जाएगी। और हम द्रव को, पानी को ठंडा करेंगे तो वो ठोस या बर्फ बन जाएगी। ठीक है, मतलब ये ऐसे भी जाता है और ऐसे भी, ये क्या इरिवर्सिबल है। ठीक है।